नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों का थिंक टैंक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की। बात करेंगे भारत के ही एक अखबार में 5 अक्टूबर 2023 को छपी एक खबर की, जिसमें कहा गया कि नेपाल में हिंदुओं पर हमला हुआ पत्थरों से और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। दोस्तों, आखिर हिंदुओं पर नेपाल में हो रहे इस हमले का असली कारण क्या है, क्या असली वजह है, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि कैसे जो नेपाल एक समय पर हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, उसे किस षड्यंत्र के तहत धर्मनिरपेक्षता की आग में झोंक दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, हाल ही में दैनिक जागरण की एक खबर आई, जिसमें कहा गया कि लगातार भारत और नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों की जो संख्या है तेजी से बढ़ रही है। अगर आंकड़े की माने तो लगभग इन्हीं कुछ सालों में नए जो मदरसे तैयार हुए हैं वो 1500 से अधिक हैं। यानी कि मदरसों की संख्या नेपाल और भारत बॉर्डर पर लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके बाद यहाँ पर नेपाल और भारत को शिकार बनाने की प्लानिंग चल रही है। दोस्तों, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिन नेपाल बॉर्डर पर जहां पर हमारे मंदिर दिखा करते थे, शिव की मूर्तियां दिखा करती थी, हमारे मंदिरों की घंटियां बजा करते थी, कहीं बौद्ध धर्म के मंदिर दिखा करते थे, आज उन्हीं पहाड़ियों पर, उन्हीं जगहों पर कहीं क्रिश्चियंस के चर्च बने हुए हैं, उनका क्रॉस लटका हुआ है, तो कहीं आजान यानी कि इस्लामी जो लोग हैं उनके जो धर्म स्थल है वहां बने हुए हैं, यानी कि कहीं मस्जिद बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं और आजान की आवाज लगातार गूंजती रह रही है। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से ये क्रिश्चियनिटी और इसके अलावा इस्लामिक लोग अपने पैर पसार रहे हैं और तेजी से धर्मांतरण करा रहे हैं, उसके बाद लगातार ये धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे हैं और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि इसका एकमात्र उदाहरण है, नेपाल को ही देख लीजिए। आज से कुछ साल पहले तक, यानी कि आज से कुछ दशक पहले तक नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन आज मंजर यही है कि यहाँ पर अब हिंदुओं पर ही अत्याचार होने लगे हैं। दरअसल दोस्तों, नेपाल कई सालों से, बहुत से सालों से, कई दशकों से माओवाद से ग्रसित है, जिसमें एक जो है विक्रमचंद और दूसरे माओवादी नेता जिनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड, वो लगातार एक जात सहयोगी बनकर काम कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 1996 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवाद बनाई, जिसके बाद 10 सालों तक वहां की यानी नेपाल सरकार के साथ खूब खून खराबा किया, वहां संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। उसके बाद साल 2006 में राजनीति में आने का फैसला किया, जिसमें इन लोगों की एक चाल थी, जिसमें सीधे तौर पर वामपंथियों माओवादियों की एक चाल थी कि यहाँ पर नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, इसको आगे जाकर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया जाए, धर्मनिरपेक्षता की आग में झोंक दिया जाए। और आज यही कारण है कि नेपाल जिस राह पर चल दिया है, नेपाल को जिस राह पर ले जाया गया है, वहां पर अब जो एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था कुछ दशकों पहले तक, आज वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पर पत्थरबाजी हो रही है और हिंदुओं को ही दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये भी आता है कि इन माओवादियों को हथियार कहां से मिले। दोस्तों, इसका जवाब भी यही है कि जिस तरह से अब मदरसों के खुलासे हो रहे हैं कि ये मदरसे किन किन कामों में काम आ रहे हैं। दरअसल ये भारत और नेपाल में जो हिंदू बसे हैं उनके खिलाफ जहर उगलने के काम आ रहे हैं और इनको फंडिंग भी की जाती है, जिससे जो जांच में निकलकर सामने आया है वो यही है कि यहाँ पर ये जो हथियार हैं वो इन्हीं लोगों ने बरामद करवाए होंगे। दरअसल जिस तरह के सबूत मिलते हैं, जांच में जिस तरह की चीजें मिलती हैं, उनसे ये सारी चीजें साफ हो जाती हैं। दोस्तों, साल 2020 में एक दिल्ली के एयरपोर्ट से एक आतंकवादी पकड़ा गया, मुस्तकीम, जिसका नाम अबू यूसुफ था, उर्फ अबू यूसुफ, जिस पर कार्यवाही की गई, जिसको पकड़ा गया था और जिसके पास से जब उसने निशानदेही दी, अपने बयान दिए, तो उसके घर से बहुत सारी बड़ी मात्रा में RDX और इसके अलावा कई अन्य ऐसे ही विस्फोटक पदार्थ मिले, बारूद मिले और इसके अलावा उसने सारी बातें बता दी। दरअसल उसने बताया कि साल 2017 में वो भारत नेपाल बॉर्डर पर एक जो है यहाँ पर
तबलीगी जमात में शामिल हुआ था, उसी दौरान इसकी सारी हरकतें सामने आई। दरअसल दोस्तों ये पहला मामला नहीं है, लगातार ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इसी तरह कड़ी नजर बनाए रखते हुए कई ऐसे संदिग्ध लोगों को पकड़ चुकी है, जिसके बाद जो भी जानकारियां निकल कर आई सामने यही आई कि जो मदरसे, अवैध मदरसे जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जो मदरसे काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के नाम पर, दरअसल में वो मदरसों में शिक्षा दी जा रही है आतंकवाद की। मदरसों में जो पनप रहे हैं वो आतंकवादी हैं। दरअसल दोस्तों ये सारी जानकारियां निकलकर सामने आई, उसके बाद योगी सरकार ने संज्ञान लिया। दरअसल ये जो जानकारियां हैं अभी से निकलकर सामने नहीं आई, ये जानकारियां दशकों पहले ही निकलकर सामने आ गई थी। लगभग 21 से 30 साल से ये जो सारी जानकारियां हैं लगातार सुरक्षा एजेंसियां अपना काम करते हुए नेताओं को बताती थी, लेकिन कोई भी यहां पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, लेकिन फिर भी सुरक्षा एजेंसियां अपना काम करती रहीं। लेकिन अब जब योगी सरकार आई है तो उसके बाद यहां पर पुख्ता कदम उठाए गए हैं और उसके बाद योगी सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं और 257 मदरसों को पूरी तरह से संदिग्ध नजर से देखते हुए आतंकवाद के जो खिलाफ जिस तरह से कार्यवाही की जाती है उसी तरह कार्यवाही के चलते आगे इन पर कार्यवाही की जा रही है, इनकी जांच की जा रही है। लगातार ऐसी चीजें निकलकर सामने आई है। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा जब पीएफआई के दस्तावेज मिले थे, जब पीएफआई पर बैन लगाया गया था कि साल 2047 में भारत को इस्लामी देश बनाना है। दरअसल ये सारी चीजें भी मदरसों से ही कनेक्टेड दिखाई जा रही थी। दरअसल यहाँ पर भी पीएफआई में भी जो काम करने वाले लोग थे, काम करने वाले आतंकी थे, वो मदरसों से ही लिंक रख रहे थे, मदरसों में पढ़े हुए थे, मदरसों में पढ़ाते थे, इस तरह के लोग थे और यहीं से ये सारा रैकेट का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। पीएफआई के जब दस्तावेज निकलकर सामने आए तो सुरक्षा एजेंसियां, सरकार और भारत के हर नागरिक की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये लोग किस एजेंडे पर काम कर रहे थे। यानी कि साल 2047 तक भारत को इस्लामीकरण कर देना है, इस एजेंडे पर ये लोग लगातार काम कर रहे थे। दरअसल साल 2020 में 6 सितंबर को एक और पर्दाफाश हुआ जिसमें साफ तौर पर यह दिखाया गया, बताया गया कि किस तरह से कराची की एक प्रिंटिंग प्रेस पर छपे हुए 500 और 2000 के यानी कि भारतीय करेंसी के 500 और 2000 के जाली नोटों को नेपाल के रास्ते भारत लाया जा रहा था और तगड़े पैमाने पर यह पूरा घोलम घोटाला चल रहा था। दोस्तों इसके बाद इस जानकारी के निकलने के बाद यहाँ पर जिस तरह से ये जानकारी निकल के आई उसके बाद कई खुलासे हुए जिसमें बड़े नेताओं के बच्चों के नाम, बड़े नेताओं के नाम और इसके अलावा अन्य कई ऐसी नामी हस्तियां निकलकर सामने आई जो जाली नोटों का विदेशों से भारत लाने का काम कर रही थी और उसका कारोबार किया जा रहा था। और इसके अलावा लगातार यहाँ पर इन मदरसों को फंडिंग की जा रही थी। दरअसल दोस्तों सोचने वाली बात है कि किस तरह नेपाल और भारत के बॉर्डर पर एक साथ धीरे धीरे करके बल्कि तेजी से इस तरह से मदरसों की संख्या बढ़ती गई और सिर्फ मदरसे ही नहीं बल्कि मस्जिद, मुसाफिर खाने, ये सारी चीजें बढ़ती गई। जिसमें जो जानकारियां निकलकर सामने आई सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा वो यही सामने आई कि यहाँ पर इन सभी चीजों को, इन सभी को कतर, तुर्की और सऊदी अरब से लगातार फंडिंग की जा रही थी। तभी तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि जहां पर ज्यादा आबादी ना हो, जहां की आबादी ज्यादातर गरीबी इलाकों में आते हो और ज्यादातर इन मदरसों में स्टूडेंट्स ना भी पढ़ते हो, लेकिन फिर भी इन मदरसों की बिल्डिंग इतनी आलीशान कैसे थी, इतनी बढ़िया बिल्डिंग क्यों बनी हुई थी? क्योंकि अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो आमदनी नहीं होगी और आमदनी नहीं होगी तो बिल्डिंग अच्छी कैसे बन सकती है? बिल्डिंग अच्छी, इसके अलावा यहाँ पर सुविधाएं अच्छी, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही थी। वो कराई जा रही थी इन्हीं आतंकवादी जो फंडिंग करने वाले लोग थे उन्हीं के द्वारा। दरअसल दावत-ए-इस्लाम नाम का ये एक संगठन है जो लगातार इसी तरह का काम कर रहा था और इसमें इन लोगों की सहायता कर रहा था। जिस तरह की जानकारियां निकल कर आई वो यही आई कि ये लोग लगातार इस तरह से अपने पैर पसार रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। जिस तरह एक हिंदू राष्ट्र नेपाल पर अब ये लोग धीरे धीरे इस तरह के काम करने लगे हैं, अपनी जिस तरह से जिद बढ़ाने लगे हैं, जिस तरह से हिंदुओं को मारने लगे हैं और उसके बाद धीरे धीरे अपनी विचारधारा भी ये थोपने लगे हैं। तो यही चीज भारत में भी की जा रही है। भारत में भी इन लोगों के द्वारा पैर पसारे जा रहे हैं और अपनी विचारधारा
थोपने की कोशिश की जा रही है लोगों पर। इसी का नतीजा है कन्वर्जन। कन्वर्जन भी इसी का नतीजा है, जो लोगों को बहकाया जाता है, बरगलाया जाता है और उनको कन्वर्ट करा दिया जाता है, जिसके चलते ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। तो दोस्तों, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, इन लोगों को देखते ही पहचानने की जरूरत है और इन लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।